मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र में हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा टॉपिक? काव्य प्रयोजन। इसके पहले मैंने काव्य लक्षण को अच्छे से कवर किया था। आई होप आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। जितने भी मैंने संस्कृत के आचार्य थे और हिंदी के आचार्य, उन्होंने अपने मत के अनुसार, विभिन्न मतों के अनुसार जो भी काव्य के लक्षण बताए, वो मैंने आप लोग को अच्छे से कवर करा दिया है। तो वो आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट्स भी बनाते हुए चल रहे होंगे दोस्तों। और आज की क्लास में हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य प्रयोजन। तो इसको भी बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। काव्य प्रयोजन की आज ये पहली क्लास रहेगी, एक क्लास और आएगी, फिर उसके बाद काव्य प्रयोजन कवर हो जाएगा लगभग। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। अर्थात कविता अगर कोई साहित्यकार या कवि करता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, ठीक है। तो वही चीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। काव्य प्रयोजन मतलब, काव्य प्रयोजन का अर्थ है कविता का उद्देश्य, ठीक है। तो हम लोग को इसमें कैसे पढ़ना है? इसमें भी आप लोग, जैसे हम लोग काव्य लक्षण को पढ़े थे, संस्कृत के आचार्य ने अलग अलग जो लक्षण बताए, हिंदी के आचार्य ने अलग अलग बताया, तो सेम वही इसमें भी प्रोसेस है। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले देखेंगे कविता के उद्देश्य के बारे में विभिन्न संस्कृत के आचार्यों ने क्या क्या कहा है। तो सबसे पहले हम लोग आचार्य भरत मुनि के अनुसार देख लेते हैं। आचार्य भरत मुनि का ग्रंथ है एक नाट्यशास्त्र, ठीक है। ग्रंथ भी आप लोग याद रखिएगा, इनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, जिसमें इन्होंने काव्य प्रयोजन के बारे में कहा है कि धर्म यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य मेतद भविष्यति। देखिए, अब ये तो एग्ज़ाम में ये पंक्ति तो नहीं पूछेगी, ठीक है। ज़्यादातर यही पूछता है, ऑप्शन दे देगा कि आचार्य और काव्य प्रयोजन दे देगा, ठीक है, ABCD ऑप्शन करके। तो उसको आप लोग को अलग अलग से याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, भरत मुनि के अनुसार इसमें 8 प्रकार के काव्य प्रयोजन बताए हैं, मतलब 8 कविता के उद्देश्य बताए हैं। पहला है धर्म, दूसरा है यश, तीसरा है आयुष, चौथा है हित, पांचवा है बुद्धि वृद्धि, ठीक है, छठा है लोकोपदेश, सातवां है दक्षता और आठवां है परम विश्रांति प्राप्ति, ठीक है। अब ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है अलग अलग आचार्यों को देके, या फिर सिर्फ दे देगा कि भरत मुनि के अनुसार इनमें से काव्य प्रयोजन कौन सा नहीं है। तो आप लोग को ये पूरा 8 अच्छे से याद करना पड़ेगा एक एक करके, ठीक है। जैसे धर्म, यश, आयुष, हित, बुद्धि वृद्धि, लोक उपदेश, दक्षता, परम विश्रांति प्राप्ति है, तो हो सकता है इसमें कुछ और रख दे, धनार्जन रख दे, या फिर रख दे, ठीक है, चतुर्वर्ग फल रख दे। तो मतलब इसलिए ऐसे ही प्रश्न पूछेगा काव्य प्रयोजन में। तो एक एक चीज़ आप लोग को इसमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, लिख लिख के याद करेंगे तो आराम से हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरे आचार्य भामा के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है। इनकी रचना है काव्य अलंकार, ठीक है। आचार्य भामा की रचना काव्य अलंकार के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है? देखिए, इधर देखते हैं हम लोग। इन्होंने कहा है कि धर्मार्थ कामेच्छेषु वैच्छन्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रतिम साधु काव्य निबंधनम, ठीक है। तो इसका मतलब है, सबसे पहले देखिए, पुरुषार्थ चतुष्ट है, मतलब 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है। तो कविता का उद्देश्य इन्होंने ये बताया, 4 जो पुरुषार्थ हैं वो, और दूसरा है कलाओं में निपुणता, और तीसरा कीर्ति अर्थात यश, और प्रीति अर्थात आनंद की प्राप्ति, ठीक है। तो ये जो है आप लोग याद रखिएगा, चारों पुरुषार्थ और कलाओं में निपुणता और कीर्ति और प्रीति की प्राप्ति किसके अनुसार है? ये आचार्य भामा के अनुसार। फिर अगला है आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट के अनुसार देखते हैं हम लोग। आचार्य मम्मट ने अपनी रचना काव्य प्रकाश, ठीक है,
इन रचना भी आप लोग याद रखिएगा। काव्य प्रकाश में काव्य प्रयोजनों को इस प्रकार व्यक्त किया है। ये मम्मट का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। तो इन्होंने कहा है कि काव्यम यसे से अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर छते सद्यः परिनिवृत्ते कांता सम्मतियोपदेश युजे। ठीक है, तो ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये तो संस्कृत में दिया हुआ है। पहला है यश प्राप्ति, दूसरा है अर्थ प्राप्ति, तीसरा है लोक व्यवहार का ज्ञान, चौथा है अनिष्ट का निवारण, पांचवा है आत्म शांति और छठा है कांता सम्मित उपदेश। ठीक है, देखिए ये वाला आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि अभी इसमें कन्फ्यूजन होता है। अभिनव गुप्त के अनुसार, अभिनव गुप्त का है जैसे कि कांता सम्मति उपदेश, ये किसके अनुसार है? ये है आचार्य मम्मट के अनुसार है। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता है जाया सम्मति उपदेश, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये अभिनव गुप्त का जो है मिस हो गया है। कल की क्लास में भी मैं जब हिंदी आचार्यों का करवाऊंगी तो उसमें अभिनव गुप्त का करवा दूंगी। अभिनव गुप्त का है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति, जाया सम्मति उपदेश और परमानंद यश। तो इसमें तो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा आप लोग। फिर अगला हम लोग पढ़ते हैं आचार्य वामन के अनुसार। आचार्य वामन ने काव्य प्रयोजन अर्थात कविता का उद्देश्य के करना क्या बताया हुआ है। इन्होंने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में लिखा है, काव्यम सददृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, अर्थात प्रीति और आनंद यानी कि दृष्ट प्रयोजन, और दूसरा है कीर्ति अर्थात यश की प्राप्ति। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। आचार्य वामन के अनुसार कीर्ति प्रीति याद रखिए, कीर्ति और प्रीति और अर्थात यश की प्राप्ति और आनंद किसके अनुसार है? ये आचार्य वामन के अनुसार। फिर अगला है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, देख लेते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने चतुर्वर्ग सुख व काव्यानंद को काव्य प्रयोजन माना है। और अगले हम लोग पढ़ते हैं आचार्य आनंद वर्धन। आनंद वर्धन ने काव्य प्रयोजन का उद्देश्य क्या माना है? इन्होंने माना है विनयोन्मुखीकरण और प्रीति। ठीक है, अर्थात यश की प्राप्ति। फिर सातवां हम लोग रुद्रट देखते हैं। रुद्रट ने क्या माना है? इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कौन सा है अभी मैं बताती हूँ, लेकिन पढ़ना पूरा अनिवार्य है। तो धर्म कीर्ति अनर्थोपशम अर्थ सुख प्राप्ति, जिसमें से ये जो तीसरा है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अनर्थोपशम ये किसका काव्य प्रयोजन में है? तो आप लोग याद रखिएगा रुद्रट। ठीक है, अब देखिए है तो बहुत सारे, लेकिन अब मेनली देखा जाए तो जैसे कि भरत मुनि का आप लोग अच्छे से, भरत मुनि का तो आप लोग पूरा याद रखिए, मम्मट का पूरा याद रखिए। ठीक है, सुनते रहिएगा। भरत मुनि और मम्मट का पूरा जितना भी काव्य प्रयोजन है वो याद रखिएगा। और बाकी वामन का, आचार्य उनका कुंतक का और भोज का, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अगर चार ऑप्शन में भी दे दे, अगर इन लोगों का आप लोग को सारा काव्य प्रयोजन पूरा एक एक करके पता होगा, तो अगर जो नहीं भी पता होगा तो वो आप लोग आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि प्रश्न में बता दूं, जैसे ऐसे दे देगा, अभी हम लोग वामन का पढ़े हैं, से प्रश्न दे देगा कि किस आचार्य ने प्रीति और कीर्ति, अर्थात प्रीति मतलब दृष्ट और कीर्ति मतलब अदृष्ट, ठीक है, को काव्य प्रयोजन माना है। तो ऑप्शन दे देगा कुंतक, दंडी, वामन और रुद्रट। तो आचार्य वामन ने जो है प्रीति और कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है। ऐसे ही प्रश्न जो है पूछेगा। फिर अब बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन क्या है। ठीक है, इनका जो है हम लोग पढ़ लेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। और मैंने बताया, हाँ, अभिनव गुप्त का जो है रह गया है, वो मैं कल की क्लास में ही आप लोग को करवा दूँगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतना ही। कल काव्य प्रयोजन आप लोग का पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे काव्य हेतु। ठीक है, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके बाद हम ये जो तीनों टॉपिक कवर हुआ है उससे संबंधित प्रश्न आप लोग को हल करवा देंगे। ठीक है, जिस मतलब प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो एक तरीके से आइडिया हो जाएगा, तो समझ में आ जाएगा आप लोग को। क्योंकि सिर्फ पढ़ते रहो तो कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़रूरी है। तो एक आइडिया पता चल जाता है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछेगा।
उस प्रकार से। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी होगी दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।